वेलकम टू ऑलवेज राइज यूजीसी नेट। तो आज हमारे चैनल में हमने एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है एंड शी हैज़ डन हर मास्टर्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन द सब्जेक्ट पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। मास्टर्स करते करते ही इन्होंने नेट एंड जेआरएफ क्लियर किया, बोथ नेट एंड जेआरएफ बोथ, और अभी करेंटली शी इज़ अ रिसर्च फेलो इन ईस्ट एशिया सेंटर SIS JNU। तो आज जो भी हम इनके साथ बात करेंगे, ये आपके लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए, वो सब कुछ जो है एक बहुत ही अच्छे गाइडेंस की तरह ये आपको समझाएंगी। और साथ ही साथ किसी एक टॉपिक पर हम लोग बात नहीं करने वाले हैं, ना केवल इस पे बात करेंगे कि हम केवल UGC नेट या मास्टर्स को कैसे क्रैक करें, बल्कि क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका एग्ज़ाम के लिए और किस तरीके से आपको चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए जब भी आप कहीं जाते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप फेस करते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सो अपूर्वा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली, तो आप जब भी किसी एग्ज़ाम में गई हैं, आपने उसमें सक्सेस हासिल की है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सारे एग्ज़ाम के लिए आप एक ही अप्रोच को फॉलो करती थी या हर एग्ज़ाम के लिए आपके पास अलग अलग अप्रोच थी? अरे वेरी नाइस क्वेश्चन अंकिता। एक्चुअली अप्रोच जो मेजर अप्रोच थी ना वो एक ही थी, पर मैंने जस्ट लास्ट के एक महीने में उसको स्पेशलाइज कर दिया कि एक महीने बाद कौन सा एग्ज़ाम है उसी में स्पेशलाइजेशन की। और बाकी ईयर अराउंड मेरी एक ही तरह की अप्रोच थी। जब मैं मास्टर्स में होती थी तो हमारे जो मास्टर्स के सब्जेक्ट थे उस पर तो मैंने ख़ास तौर पे ध्यान दिया था, क्योंकि उससे एक हमारी परसेंटेज का भी एक फ़र्क पड़ता है। और मास्टर्स के फाइनल ईयर में ही मैंने सोचा कि नेट JRF हमें देना चाहिए। जो कि सीनियर्स दे रहे थे उनको देख देख के ही मैंने चीज़ें सीखी। और ज़्यादातर क्या था कि मैं इस इंस्टीट्यूट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंडेप्टेड हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा गाइडेंस मिली है जस्ट एक पीयर ग्रुप का और प्रोफेसर्स का, वो मुझे बहुत हेल्प किया है। इसलिए मैं थोड़ा सा एक ये चीज़ बता रही हूँ कि आप सिर्फ एक चीज़ को लेके मत बैठिए। अगर आपकी मास्टर्स में आप सोच रहे हैं तो आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने का सबसे पहले सोचिए। तो उससे एक फैकल्टी गाइडेंस प्लस सीनियर के साथ आप एक की बहुत अच्छी ग्रुप स्टडी हो जाती है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो एक ये है कि आप अपनी मास्टर्स की अच्छी अप्रोच बनाएं। मास्टर्स के दौरान ही MA के दौरान ही अपना UGC नेट परस्यू करने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका अगर MA के दौरान ही नेट और JRF हो जाता है तो MPhil PhD में एडमिशन होना और ज़्यादा आसान हो जाता है। एंड प्लस एक थोड़ा इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाए अगर JRF के द्वारा, तो आप स्टडीज़ काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। और देन यू नो कि 5-6 ईयर्स के लिए यू कैन बी इन डेप्थ, यू कैन रीड इन डेप्थ अबाउट योर रिसर्च। तो अप्रोच मेरी यही थी कि मैं अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी पे ज़्यादा काम करती थी, और मैंने कभी रट्टाफिकेशन नहीं किया। और मैंने हर एक एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले उसके पास ईयर पेपर्स बहुत अच्छे से एनालाइज किए थे, कोई भी एग्ज़ाम दिया हो, और उसका हमेशा उसका जो सिलेबस दिया गया है उसको इन डेप्थ एनालाइज किया। जैसे UGC नेट का जो सिलेबस है वो तो आपको इन डेप्थ मिल जाएगा, लेटेस्ट वाला सिलेबस आप रखिएगा, उसका PDF निकाल के आप अपने रूम में पेस्ट कीजिए, ताकि जब भी आप कोई चीज़ होती जाए आपकी तो आप उस पर टिक करते जाएं। एंड हमेशा आपके सामने रहेगा कि आपकी क्या चीज़ छूट रही है। तो आप एग्ज़ाम तक वेट कभी मत कीजिए कि भाई जब एग्ज़ाम आएगा तब करूँगी। वही मैं कह रही हूँ कि सब एग्ज़ाम की एक जनरल अप्रोच थी, बस लास्ट मंथ में स्पेशलाइज कर दो उसको। तो आप ओवरऑल, क्योंकि आप नेट JRF दे रहे हैं तो भी आप किसी इंस्टीट्यूट में MPhil PhD के लिए अप्लाई तो करेंगे। तो एक अच्छी अप्रोच, सिलेबस अच्छे से, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ मस्ट। अब आप बताइए। तो अपूर्वा, जैसे कि हम सभी को पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि JNU के सपने देखते हैं। अभी हम JNU में करंटली बैठे हुए हैं, आपके इंस्टीट्यूट में हम हाँ। आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो एक कुछ माइंडसेट लेकर चली होंगी आप कि JNU में ही क्यों जाना है, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप जहाँ से बिलोंग करती हैं वहाँ पर भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट वाई JNU? तो देखिए, एक्चुअली मेरी जो पॉलिटिकल साइंस का ट्रिस्ट विद पॉलिटिकल साइंस मैं बोलूँगी वो JNU से ही स्टार्ट हुआ था। मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल है। ओके ओके। ठीक है, उसके बावजूद भी मैंने यहाँ का एग्ज़ाम क्रैक किया। तो इट्स ऑल अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी विच वी डू हेयर एट JNU। तो बैकग्राउंड मेरा कोई भी हो सकता है, जैसे मेरा था वैसे आपका भी था, बट हर बैकग्राउंड का इसके अंदर एक बहुत अच्छा स्कोप है। पॉलिटिकल साइंस तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि हर जगह पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, Yes, yes. कंसेप्ट्स है, रोज़ हमारे डिबेट्स में पॉलिटिकल साइंस आता है। तो ये तो
मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट हो चुका है। और अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आपका भी होगा, क्योंकि आपको इन डेप्थ इसे पढ़ना है। रट्टाफाई करके सिर्फ एक पेपर निकाल लोगे, पूरी लाइफ तो आपको उसी में पढ़ना है। तो आप उसके अंदर गो इन अ ट्रिस्ट विद पॉलिटिकल साइंस। और अपूर्वा, जैसे कि अभी तो हम बात करेंगे आपसे कि मतलब किस तरीके से जो है मास्टर्स में, एमफिल में या पीएचडी में क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़े। लेकिन ऑब्वियसली हम जो है यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन ज़्यादा करा रहे हैं। लेकिन अभी आपका एक चैनल है गाइडेंस बाय अपूर्वा, हाँ। जहाँ पर आप गाइड भी कर रही हैं बच्चों को किस तरीके से जो है आप जेएनयू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं मास्टर्स एमफिल, तो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। तो आप अपने चैनल के बारे में एक इंट्रो दीजिए कि क्या है वो। मैंने ये फिलहाल जनवरी में ही स्टार्ट किया है। अच्छा, yes. देखो जैसे कोविड टाइम था तो घर पे सब कोई ना कोई तो कर ही रहे थे। मेरी Yes, क्लासेस yes. भी ऑनलाइन चल रही है, कैंपस अभी खुला नहीं है। तो उसके दौरान मैंने सोचा, क्योंकि मुझे भी जब कुछ भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत होती थी मैं यूट्यूब ही देखती थी। और यूट्यूब पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि सिर्फ मतलब अगर कोई आपको गाइडेंस भी दे दे और आपको पता हो कि ये चीज़ कहाँ से पढ़ के कर लेंगे, तो उतना ही किसी एक नैया को पार लगाने के लिए काफ़ी है। बाकी जो बच्चा हार्डवर्क करता है उससे गाइडेंस तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि 99% अगर उसकी हार्डवर्क है तो जो 1% जो स्टार्टिंग का 1% है ना, वो दिशा का 1% है। उसको अगर करेक्ट गाइडेंस मिल गई तो वो कर लेगा। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि मैं पढ़ाने से ज़्यादा बच्चों को गाइड करने पे ध्यान दूंगी। और मैं वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम्स के लिए जिनके लिए मैं उनको गाइड कर सकती हूँ, मैं एक टाइम पे सबको कर सकती हूँ। इसलिए मैंने गाइडेंस बाय अपूर्वा चैनल खोला और मेरा मेन मोटो यही है कि टू गाइड पीपल। और बहुत से एग्ज़ाम्स के ना सिलेबस में 50% इधर सबका सेम ही है। तो एक ही वीडियो सब पे अप्लाई हो जाती है, तो मैं उसमें बोल देती हूँ कि हाँ ये इससे रिलेटेड। देन आई गिव देम माइक्रो टॉपिक्स। क्योंकि देखो एक सब्जेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसकी आप कोई भी बुक पढ़ लो। बुक पढ़ने के बाद आप कंपेयर कर लो कि माइक्रो टॉपिक्स में क्या छूट गया। जो छूट गया है वो इंटरनेट से कर लो, तो उससे एक कॉन्फिडेंस हो जाता है। क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि मेरी इस बुक से पूरा कंप्लीट नहीं होगा, और एक ही सब्जेक्ट के लिए वो 10-12 सोर्स तक भागते हैं। नोट्स भी कर लिए, बुक्स भी कर ली, फिर उसका यूट्यूब पे पूरी वीडियोस भी देख ली, तो उसमें वही गैप रह गया। उसे लगता है कि मेरा कुछ छूट गया। तो इसीलिए मैंने माइक्रो टॉपिक्स देना स्टार्ट कर दिया कि भाई कहीं से भी पढ़ो, माइक्रो टॉपिक्स से कंपेयर कर लो, फिर आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा कुछ छूटा नहीं है। तो वही चीज़ है, एक डायरेक्शनल स्टडी के लिए उनके लिए एक गाइडेंस चैनल है। हाँ, मतलब बेसिकली जो है आपको मटेरियल तो मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। और यही हम आपको अपने चैनल में भी बताते हैं कि केवल ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कितना सोर्स है, आप कितनी बुक्स पढ़ रहे हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए 10 बुक्स पढ़ रहे हैं, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। व्हाट इज़ नेसेसरी कि आप किन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हैं। और जैसे नेट जेआरएफ वाला जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, उसका सिलेबस बहुत क्लियरली दे रखा है। और बहुत से एग्जाम ऐसे होते हैं सिर्फ उसमें 3 लाइन दे देते हैं और लाइन में ही सब्जेक्ट्स के नाम दे के रख जाते हैं। जैसे कि एमए में जो होता है, एमफिल पीएचडी में जो होता है, वो बस 1-2 लाइन दे देंगे। तो उसको एनालाइज करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। एंड यूजीसी नेट के लिए जैसे मैम भी बताती हैं, मैं भी बताती रहती हूँ कि आप पुराने सिलेबस कीजिए, पुराना क्वेश्चन पेपर कीजिए और न्यू सिलेबस देखिए। इन्हीं से ही हो जाएगा। तो ये एक लेंस है, बस इसको लेंस को भी और आपको जो साफ करके देखना है ना, तो उसके लिए माइक्रो टॉपिक्स आप माइंड में रखिए। वैसे यूजीसी नेट का मैम सिलेबस कितना अच्छे से दे रखा है। हाँ, सिलेबस अच्छे से दे रखा है और इसीलिए बोलते हैं कि फोकस ऑन सिलेबस। और अभी तो यूजीसी नेट जो है वो नए ट्रेंड शुरू करी है। तो हो क्या रहे हैं कि पहले जो कंडक्ट कराने वाली बॉडी थी वो दूसरी थी, अभी एनटीए हो गई है। तो ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत चेंज करेंगे ही, और वो जो चेंज है उसी को आपको अकोमोडेट करना है। जैसे कि हम बताते रहते हैं कि जो नया सिलेबस है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्लस अभी जो क्वेश्चन के जो टाइप आ रहे हैं, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, अभी इस बार का पेपर पैटर्न क्या चेंज हुआ है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। मतलब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो मैम यहाँ से मैं आपको माइक हैंड ओवर करती हूँ। यहाँ से आप जो है पूरा हमारे बच्चों को बताइए कि किस तरीके से जो है यूजीसी नेट को क्रैक करना है, जेआरएफ को क्रैक करना है। और साथ ही साथ एक स्पेशल वीडियो हम आपसे चाहेंगे जिसमें आप केवल अपने चैनल के बारे में भी बताइए और मास्टर्स में कैसे एंटर करना है जेएनयू में, और एमफिल और पीएचडी के लिए भी आप इनको गाइड कीजिए। सो फ्रॉम हियर आई विल टेक योर लीव। सो मैम ठीक है। ये एग्ज़ाम के लिए ना पहले तो आप अपने आप को डिवाइड कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। क्या अभी आप एमए स्टूडेंट है, या आप एमए पास आउट स्टूडेंट है, जस्ट एमए क्लियर किया है, पास आउट किया है, या फिर आपका एमए किए कुछ 4-5 साल हो चुके हैं, फिर आप यूजीसी नेट के बारे में सोच रहे हैं।
तो आपको अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर जैसे आप एमए स्टूडेंट है ना, तो मैं आपको एक और एक्स्ट्रा एडवाइस देना चाहूँगी कि आप ब्लाइंडली यूजीसी नेट की तरफ मत भागिएगा, बिकॉज योर परसेंटेज ऑल्सो मैटर्स। क्योंकि अगर आपकी 60% नहीं है तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में आप एलिजिबल नहीं भी हो सकते। तो जस्ट डू टेक केयर कि आपके परसेंटेज पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद जब जेआरएफ भी आती है तो उसमें भी मिनिमम 55% आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं तो आपकी जेआरएफ स्टार्ट नहीं होगी। तो फ़ायदा क्या हुआ जेआरएफ क्रैक करने का जब मिल नहीं रही? तो एमए स्टूडेंट्स अपने स्कोर्स पे आप प्लीज़ मत उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। और फिर हाँ, अगर आप अभी इन डेप्थ दे रही हूँ मैं, बहुत से एमए स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि जैसे पेपर वन बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाया है, और या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हो सकता है कि उसकी यूनिवर्सिटी में ना टीच आउट कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल पपेड। तो अगर आपके लास्ट के 2 महीने रहे हैं, जैसे मैंने तो कहा है कि एक अप्रोच सब एग्ज़ाम की सेम ही है, कंसेप्ट क्लैरिटी पे चलिए, तो पूरे साल आप कंसेप्ट क्लैरिटी पे चलिए। और लास्ट के मंथ जो सब्जेक्ट्स आपके कभी किए नहीं हैं, तो एटलीस्ट go for its previous year paper because it will help you a lot। जो भी सब्जेक्ट लास्ट के मंथ में आपने नहीं किया है और कर सकते हैं कोई भी यूट्यूब वीडियो से या शॉर्ट नोट से कर लीजिए, नहीं तो एटलीस्ट डू इट्स प्रीवियस ईयर पेपर। न्यू सिलेबस का आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा नहीं, तो न्यू सिलेबस के लिए एटलीस्ट आप विकीपीडिया का फर्स्ट पेज ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि बहुत बार यही होता है विकीपीडिया के पहले 2 पैराग्राफ से ही उनके क्वेश्चन बन जाते हैं। और न्यू सिलेबस इज़ अ वेरी ईजी स्कोप, अगर उसके 10 क्वेश्चन आएंगे तो 9 तो इजी ही होंगे। देन द सेकंड थिंग, अगर आप यूजीसी नेट और जेआरएफ का सोच रहे हैं तो आप ब्लाइंडली पेपर 2 पे ही ज़्यादा ध्यान देते रहते हैं, बहुत बच्चों में मैंने ऑब्जर्व किया, और पेपर 1 के लिए लास्ट वीक भागते रहते हैं इधर उधर किसी चीज़ के लिए। तो यूजीसी नेट के अगर 60% मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप जस्ट एज्यूम कीजिए आपको पेपर 1 में 100 में से 60 प्लस तो लेने ही चाहिए। क्योंकि आपका पेपर 2 इतना स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानती, बट डू एम फॉर 60% मार्क्स और प्रिपेयर फॉर 80। इफ़ यू प्रिपेयर फॉर 80 यू विल डेफिनेटली गेट 60। सो एमए के फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट डोंट इग्नोर पेपर 1। पेपर 1 आप ध्यान से रखिए, बाकी आपके जनरल नेचर पे है, क्योंकि मैंने कहा है कि एमए के स्कोर्स मैटर करते हैं। 50% 55% नहीं आया तो जेआरएफ भी नहीं मिलेगा, तो क्या फ़ायदा ये पेपर करने का? तो डू टेक केयर। अब मैं आती हूँ उन बच्चों के लिए जो एमए पास आउट हो चुके हैं। एंड देन मैम, अगर आप एमए पास आउट हो चुके हैं माय डियर मैम एंड सर, तो आप एक बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ स्ट्रेटजी अपनाइए, क्योंकि इट्स नॉट लाइक दैट कि आप एक ही अटैम्प्ट दे के पीछे हट जाएंगे, बिकॉज साल में 2 बार पेपर होता है। तो आप पूरे हिसाब से अपनी अच्छे से इन डेप्थ स्टडी कीजिए, वीडियोस देखिए, और हो सकता है तो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, जैसे कि ओपी ग्वाबा सर की वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंस, वेस्टर्न थिंकर्स और इंडियन थिंकर्स, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। और पेपर 1 के लिए भी आप एक अच्छी सी गाइड ले सकते हैं। इट डिपेंड्स, देयर आर रेंज ऑफ गाइड्स। दोनों पेपर को आप पैरेलली प्रिपेयर कीजिए, और दोनों में से बहुत बच्चे होते हैं जिसका पेपर 2 स्ट्रांग होता है, किसी का पेपर 1 स्ट्रांग होता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू। और ये हो भी नहीं सकता कि आप पेपर 2 स्ट्रांग है तो फिर उसमें अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गए तो पेपर 1 में पीछे लैक आउट कर जाओगे, तो फिर कैसे चलेगा? तो डू एम, दोनों पेपर अच्छे से रखिए। और जो एमए पास आउट है उनके तो दोनों पेपर सेम होने ही चाहिए, क्योंकि पेपर 1 में आपकी रिसर्च रिलेटेड कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, आप किसी चीज़ की सैम्पलिंग हो गया, कुछ भी हो गया, लॉजिक हो गया, आप क्या लॉजिक लगा रहे हैं। तो अगर आप रिसर्च के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट है तो वो पेपर 1 रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपके अंदर रिसर्च का एप्टीट्यूड है तो आपका पेपर 1 का स्कोर कम हो नहीं सकता। आप भले ही एक्सक्यूजेस देख सकते हो कि भाई इसमें मैथ्स है, इसमें ये है, तो सिर्फ मैथ्स थोड़ी ना है पूरे 100 मार्क्स की, तो उसमें सारा सब्जेक्ट आता है। मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन डीआई कर लिया, बाकी तो दूसरे क्वेश्चन कीजिए। एंड प्लस इट्स वेरी वेरी गुड कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो आप जस्ट लाइक 12 क्वेश्चन में से 2 आपके हिंट भी लग गए, आपने हिट एंड ट्रायल मेथड भी कर लिया, तो उसमें भी आ जाएगा। और इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, जो कि दूसरे सब्जेक्ट्स का 72, 89 इकोनॉमिक्स वगैरह। तो बहुत से इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स भी कई बार पॉलिटिकल साइंस देने का सोच लेते हैं, तो यू आर वेरी लकी दैट यू आर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। तो आप ये उनके लिए था जो एमए करके ही प्रिपेयर कर रहे हैं।
देन इट कम्स टू जिनकी MA करके काफ़ी गैप हो गया, 4-5 साल का गैप हो गया, देन दे आर प्रिपेयरिंग। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कभी भी कोचिंग के लिए मना नहीं करती, क्योंकि उनका टच छूट चुका है स्टडीज़ के लिए। देन इट डिपेंड्स कि उनको कहीं से भी कोचिंग लेनी है, एंड आई डोंट लाइक differentiate between the people who are currently in MA and studying from their professors, or anybody who are taking good coaching or being mentored by a very good mentor, क्योंकि इससे उनका एक टच बना रहेगा, एंड एवरी टाइम दे हैव लाइक 2 घंटे की आज क्लास कर ली, उसको रिवाइज कर लिया, देन यू गो टू योर बुक्स। तो जिनके लिए ज़्यादा गैप हो गया उनके लिए तो ये बेस्ट चीज़ है। MA वालों के लिए आई विल से कि आपका स्कोर कम नहीं होना चाहिए, आप इधर उधर जा रहे हैं, इवन देन आपका फोकल पॉइंट वही है, स्कोर बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, एंड स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटीज़। मैंने ऑब्जर्व किया है जैसे इग्नू में भी 60% लाना भी बहुत बड़ी बात है। तो इफ़ यू आर अ ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ना, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रख के पढ़िएगा। देन ये मेरी कुछ बातें हैं जो आप ध्यान में रखें। बाकी मैं अपने चैनल पे तो सिर्फ माइक्रो टॉपिक्स देती हूँ, मैं ऐसे पूरा पढ़ाती नहीं हूँ, बट आई डू हैव अ फेसबुक पेज लाइक गाइडेंस बाय अपूर्वा। उसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो दीजिए, तो मैं उसमें भी आपको एक रिप्लाई बैक कर दूँगी, क्योंकि अभी वीडियो तो थोड़ा मैं आपके लिए इसलिए बना रही हूँ कि इन जनरल ओवरव्यू हो जाए। तो आई थिंक UGC नेट JRF के लिए मुझे जितना बोलना था मैं बोल चुकी हूँ, और अगर इसके अलावा कोई और गाइडेंस है तो वो भी मैं दे सकती हूँ आपको, अंकिता मैम। सो अपूर्वा, ये तो UGC नेट के बारे में बात हुई, एंड आई थिंक शी हैज़ एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। आपको जो भी डाउट है आई थिंक सारे क्लियर हो चुके होंगे कि किस तरीके से अप्रोच करना है। सो अपूर्वा, जैसे कि अभी आपने UGC नेट के बारे में बताया, वैसे ही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे अगर किसी बच्चे को मास्टर्स में एडमिशन लेना है JNU में, या फिर उसको MPhil करना है, MPhil तो अभी जा भी रहा है, लेकिन उसके अलावा जो है जैसे PhD के लिए भी आपका मैंने स्कोर देखा, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा मास्टर्स में या PhD में एडमिशन लेना चाहता है JNU में, तो उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, और किस तरीके से जो है उसको थोड़ा सा गाइड जैसे आप करती हैं आप अपने चैनल में, कुछ ऐसे ही बताइए कि कैसे टॉपिक्स होने चाहिए, या फिर कौन सी बुक पढ़नी चाहिए उनको, किस सब कौन से एरिया में उनको फोकस करना चाहिए। जैसे कि ऐसा है कि SIS में आपको PISM भी है, आपका IRS भी है, पॉलिटिकल साइंस का भी एक अलग डिपार्टमेंट है। तो किस बच्चे को किस तरीके से जो है इन डिपार्टमेंट्स को चूज़ करना चाहिए, और जब वो फॉर्म भर रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, देखो अंकिता, इस सॉरी JNU में क्या है कि इन्होंने ना सिलेबस सिर्फ 2 लाइन का दिया है, और 2 लाइन में सारे सब्जेक्ट्स डाल दिए, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इवेंट्स वगैरह सब आ जाता है। तो जितना ज़्यादा छोटा सिलेबस होता है उसकी उतनी वेगनेस बढ़ जाती है, तो इसी में ही बच्चों के पास गाइडेंस नहीं पहुंच पाती। दो यहाँ पे JNU में कुछ सीनियर्स लास्ट 2-3 महीने में कोर्स चलाते हैं उनको गाइड करने के लिए, जो कि बहुत बच्चों को पता भी नहीं होता कि यहाँ पे सीनियर्स गाइड कर रहे हैं उन्हें, और वो उन तक रीच भी नहीं कर पाते, बट वो करते हैं 2-3 महीने में, लास्ट के 2-3 महीने में। तो हर एक बच्चे की इतनी रनिंग कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना सब लास्ट के 2-3 महीने में पढ़ ले। तो जिसका भी अगर मन है ना JNU का, तो उसको थोड़ा सा पहले से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और प्लस मैं ये भी बोलूँगी कि इन्हीं सालों में 2 ही सालों में 2 ही पेपर ऐसे हुए हैं जो अब ऑप्शनल हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव वाले। इससे पहले सब्जेक्टिव होता था, और वो भी जैसे हम लोगों के टाइम में जब एडमिशन हुआ था तो लाइक 11 क्वेश्चंस थे और 4 या 5 ही अटेम्प्ट करने थे, तो वी हैड लाइक ऑप्शन कि अगर मिक्स क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, मिक्स भी होते थे, बट अपना जो IR वाला था उसमें ज़्यादा सब्जेक्टिव ही था। यस यस। और जैसे पॉलिटिकल साइंस में पैसेज भी आ जाता था, उनके मिक्स होते थे। तो उसमें आपके पास एक चॉइस होती थी कि भाई अगर बाई चांस आपका इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं है तो आप पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते। बट अभी इस एग्ज़ाम में क्या है कि भाई सब ऑब्जेक्टिव है, सब अटेम्प्ट करना है, और कट ऑफ यू रियली नो कट ऑफ क्या जा रही है, बहुत हाई जाती है। 100 में से 86, 100 में से 82, 86 फॉर एरिया स्टडीज एंड 82 फॉर स्पेशलाइजेशन। तो आप सोचिए कि आप कोई सब्जेक्ट को इग्नोर कर नहीं पाओगे, और किसी एक बच्चे के लिए लास्ट 2 महीने में आके सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना, इट्स नॉट दैट
इजी। हाँ, और कट ऑफ की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो चाहे कितनी भी कैटेगरीज हो, हम्म, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती हैं। हम्म, इवन इफ यू आर थिंकिंग आप एसटी हो, एससी हो, हाँ, ओबीसी हो, जो देयर इज नो सच ओबीसी वेरिएशन। आल्सो 70, अंकिता 77 78। यस, हम्म, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको मेहनत तो करनी ही है। हम्म, अगर ये बता रही हैं कि 1 साल से आपको तैयारी करनी है, 6 महीने पहले से आपको तैयारी करनी है, तो एक क्लियर माइंडसेट आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अपूर्वा, मतलब कौन सी बुक है सब्जेक्ट, सपोज इनको पीआईएसएम में करना है, हम्म, ठीक है, तो उसके लिए इनको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? हाँ, मास्टर्स कैसे इनकी हेल्प कर सकता है, या फिर क्या सोर्सेस हैं जिससे देखो वो प्रैक्टिस करें? पीआईएसएम इतना वाइड सब्जेक्ट है कि एक किताब से तो होगा नहीं, यस, ये तुम्हें खुद पता हाँ, है। तो इसके हिसाब से तो इसी के लिए ना, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो कर लो सबसे पहले। तो जैसे मैं अपने चैनल पे गाइडेंस बाय अपूर्वा पे मैं स्लाइड्स बना बना के ऑप्शंस में बता देती हूँ कि ये चीज़ें हो जानी है। जैसे सोशियोलॉजी और इकोनॉमी का इतना ज़्यादा पार्ट नहीं आता, बट पॉलिटिकल साइंस एंड एरिया स्टडीज़ बहुत वाइड है। और वर्ल्ड हिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन इवेंट्स पे आते हैं, या इवेंट्स की क्रोनोलॉजी ऑर्डर आ गया, या बड़े बड़े जैसे क्राइसिस आ गए जो वर्ल्ड में थे, या वॉर्स आ गई। तो एक, क्योंकि अभी क्या है, ऑब्जेक्टिव पेपर में सिर्फ 2 ही सैंपल अवेलेबल है इनके पास, यस, 100 तो सिर्फ 200 क्वेश्चन से आप इतना डेप्थ एनालाइज नहीं कर पाओगे। हाँ, तो आपको इसमें एक सीनियर की हेल्प लगेगी। और वो मैं ये नहीं आपसे कहती कि करेंगे। सिर्फ मेरे पास ये है, नहीं, नहीं। आपका कोई और सोर्स है जेएनयू में तो आप प्लीज़ हम्म। उनको अप्रोच कीजिए और उनसे 100% गाइडेंस लीजिए। बट इफ़ यू गो टू द गाइडेंस बाय अपूर्वा, जो जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे और कार्ड में भी आपको मिल जाएगा, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट, क्योंकि वहाँ से हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। क्योंकि हाँ। अगर आपको जेएनयू में एंटर करना है तो योर इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए एक्स्ट्रा, तो आप इधर भी बोल सकते हैं। आपको पढ़ना है तो आप हमसे बोल सकते हैं। तो वी बोथ आर देयर टू गाइड यू। और आपको तो ऐसे जेएनयू के पूरे जैसे मैम हैं, आपको अप्रोच करना है, यू कैन जस्ट अप्रोच है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको हेल्प करने वाले मिल जाएंगे। बट क्वेश्चन ये है कि आप कितनी हेल्प चाहते हो। क्या आप सच में जेएनयू में आना चाहते हो, या फिर सिर्फ आप बोल रहे हो कि आपको जाना है? क्योंकि अगर आप आना चाहते हो तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और बिना ऑनलाइन सोर्सेज के अगर आप सोच रहे हो तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 और डिफिकल्ट फॉर अंकिता, यू। एक और मैं बात बोलूँगी कि सिर्फ आप जेएनयू का फॉर्म ना भरें, यस। आप सबका फॉर्म भरें, बिकॉज उस दिन आपके साथ क्या हो जाए वो आपको नहीं पता है। जैसे एमए आईआर करना है तो सिर्फ जेएनयू थोड़ी ना है, साव भी है, डीयू भी है, जामिया भी है, और ऐसे जैसे अशोका यूनिवर्सिटी, जीडी, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो वहाँ पे भी जा सकते हैं। हाँ, और लिमिटेड सीट्स होती हैं जेएनयू में। तो अगर वो लिमिटेड सीट्स हैं और कट ऑफ इतनी हाई जा रही है 86, आई मीन 86 आउट ऑफ 100, दैट इज़ अ वेरी ह्यूज कट ऑफ। तो आपको जो है ऑप्शंस लेकर ही चलने हाँ। पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल स्पेसिफिक आपने सोच ही लिया है कि इसी पे करना है, तो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग व्हेन यू आर इन बैचलर्स इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना है कि जब आपका फॉर्म आएगा, आपने फॉर्म भरा, देन यू आर गोइंग टू हाँ, प्रिपेयर। एंड यू कैन इवन वे कि अगर आप इसी साल देना चाहते हैं ठीक है, इफ यू कैन इवन सिट फॉर 1 ईयर, दैट इट इज ऑल अप टू यू। ये आप अपना नाफा नफा तोल आप खुद कीजिए। और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी ऑप्शन है तो यहाँ नहीं हो रहे तो वहाँ जा सकिए, क्योंकि आप फिर वहाँ से एमए करके फिर से एमफिल पीएचडी के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। इट डिपेंड्स, कुछ लोगों को नहीं लगता इतना ज़्यादा गैप तो वो कर सकते हैं, और जिनको लगता है कि ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, मेरी स्टडी में कंटिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरने चाहिए। हाँ, और बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं जिनका मतलब एक बार में क्लियर नहीं हुआ। ऑब्वियसली लाखों बच्चे बैठते हैं इस एग्ज़ाम में। सो बट द थिंग कि गाइडेंस आपको मिल रही है, मटेरियल आपको मिल रहा है, तो हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। हार्ड वर्क आपको करना हार्ड पड़ेगा। वर्क हम नहीं कर सकते, Yes. स्पून फीडिंग भी हम नहीं करने वाले। हाँ। मैं दिशा दूंगी, और मैम थोड़ा पढ़ा देंगी, पर स्पून फीडिंग नहीं करेंगे हम। यस, यस, हार्ड वर्क करो। और केवल हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क का मतलब होता है कि आपने सब कुछ उठा के पढ़ना शुरू कर दिया, दिन रात पढ़ रहे हैं, नहीं। गाइडेंस का मतलब ही स्मार्ट वर्क है। हार्ड आई एम गिविंग यू स्ट्रेटजी टू डू द स्मार्ट वर्क। yes, yes, yes. So it is not only the hard work, it is the smart work which is going to help you in your examination. So मेरी तरफ से तो इतना ही अपूर्वा। थैंक यू सो मच, एंड इट वाज वेरी डिलाइटफुल टू मतलब आपके साथ इंटरेक्ट करके ही एक अलग सी एनर्जी आती है। थोड़ा सा मैं एमफिल पीएचडी का भी बता देती हूँ। या प्लीज प्लीज। जो एमफिल पीएचडी होता है ना, उसमें आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। और जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल साउथ एशिया, रशिया या ईस्ट एशिया स्टडीज़, चाइनीज़ स्टडीज़, कोरियन स्टडीज़, जो भी है, उसके लिए आपको उस, जैसे फॉर एग्जांपल चाइनीज़ स्टडी हो गया,
तो उसकी पूरी हिस्ट्री, उसकी पॉलिटी, उसकी इकोनॉमिक में चेंज क्या क्या है, और उनकी जो इकोनॉमिक सिस्टम, उनका पॉलिटिकल सिस्टम सब आना चाहिए आपको। प्लस उनके ट्रेड में क्या है, जैसे साउथ एशिया में तो आपको पूरी साउथ एशियन नेशंस पता होनी चाहिए। स्टार्ट फ्रॉम अफगानिस्तान, समटाइम अफगानिस्तान इज इंक्लूडेड इन सेंट्रल एशिया, समटाइम इट इज इंक्लूडेड इन साउथ एशिया ऑल्सो। तो इन्हीं की भी छोटी छोटी पॉलिटी, इनके आपस में क्या ट्रेड रिलेशन है, रीजनल बॉडीज़, इंटरनेशनल बॉडीज़, सार्क हो गया, ये सब हो गए, एससी हो गए, सबकी अच्छे से डिटेल। देखो एमफिल पीएचडी के लिए थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क लगेगा और थोड़ा टाइम से पहले ही स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि एटलीस्ट एक 3 ऑप्शन होते हैं ना, तो एटलीस्ट जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसकी आपको 4-5 महीने पहले से तैयारी करनी चाहिए। और प्लस जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि जिस पे आप अपनी रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी एक पहचान बनाएगा, तो उसमें तो आपको स्टार्टिंग से ही तैयारी करके रखनी चाहिए। प्लस रिसर्च मेथड वगैरह, जब भी आप एमफिल पीएचडी का एंट्रेंस देने जाते हैं, डोंट इग्नोर रिसर्च मेथडोलॉजी। उसके हैं क्वेश्चन, और उसके बिना आपका ये बार भी नहीं लगेगा चलो ठीक है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का लगा के कर दोगे, इंटरव्यू में फंसा लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से रिसर्च मेथडोलॉजी आनी चाहिए। तो आप पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी अगर किसी को प्रिपेयर करनी है तो वो किस बुक से रेफर करें, या फिर कुछ ऐसा मटेरियल होगा जिसके बारे में आप बताएंगे? देखो रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए भी मैं अपने गाइडेंस बाय अपूर्वा चैनल पे एक थोड़े थोड़े माइक्रो टॉपिक्स बना दूंगी। और उसमें जैसे स्पेसिफिकली एक बुक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स और प्रोफेसर है वो थोड़ा हाई लेवल ही सोचते हैं, और वो थोड़े ना ओरिजिनल सोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे साइंटिफिक डिज़ाइन हो गए, और पॉपर साहब की थ्योरीज वगैरह हो गई। तो और पर ऐसा है भी, क्योंकि हम लोग जेएनयू से पढ़े हैं, तो हमें हमारी थोड़ी प्रोडिक्शन फास्ट हो जाएगी, बजाय उनके जो जेएनयू नहीं पढ़ पाए। बट इवन देन वी आर हेयर टू गाइड यू, एंड इवन अदर सीनियर्स आर ऑल्सो हेयर टू गाइड यू। तो मैं ये नहीं चाहती कि भी जेएनयू में सिर्फ वही बच्चे हैं जिनके यहाँ सोर्सेज हो, मैं ये भी चाहती हूँ कि जेएनयू में वो भी बच्चे हैं जो सच्ची में सिर्फ जेएनयू ही अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए मेरा ये चैनल है, और मैं पूरा हेल्प करूँगी आपको। मेरी जितनी यहाँ पे मेरे को जितना मेरी प्रिडिक्शंस रहती हैं, मैं आपको मेरे चैनल पे दूंगी। ओके अपूर्वा, थैंक यू सो मच, एंड आई होप आप इनके चैनल पर विजिट करेंगे, सो दैट कि आपका जो वो टॉपिक है जो आपको चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो एग्ज़ाम के टाइम पे एकदम रश आता है ना, वो रश नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे चैनल पर आइए, हम आपको पढ़ा देंगे। ये पढ़ाएंगे, मैं गाइड करूंगी। हाँ, तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं प्लीज। हाँ, मैं वन मैन आर्मी हूँ, मैं पढ़ाने का नहीं काम कर सकती। यहाँ से आपको स्मार्ट वर्क मिलने वाला है कि आपको कौन कौन से टॉपिक चाहिए, और हमारे यहाँ से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इट इज़ लाइक बोथ वे, आपके एक तरीके से हमने बोला स्पून फीडिंग नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली भी आपकी स्पून फीडिंग हो जाएगी। ओके, सो मतलब जनरली कैसे होता है इंटरव्यू अपूर्वा कि नॉर्मल आपने आया ऐसे दे दिया, बट यहाँ पे तो ऐसे एज अ फ्रेंड की तरह, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन रहा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं फिर से अपनी लाइन रिपीट कर रही हूँ, जेएनयू में आने के लिए 99% हार्ड वर्क है, और जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट परसेंट है, जो पहली सीढ़ी है, वो डायरेक्शन और गाइडेंस है। हाँ, ये तो है। मारा मारी बहुत है सीटों के लिए, अच्छे से पढ़ना। ओके, सो अच्छे से पढ़ना, सारी बातें ध्यान में रखना। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, सो दैट इज़ अ वेरी बैड हैबिट, क्योंकि नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है, हमारा कुछ नहीं जा रहा है। वी आर हैप्पी, क्योंकि हमारा पहले से जब हमने शुरू किया था तब भी हमारा ऐसा कोई एम नहीं था। वी जस्ट वांटेड टू गाइड यू, वी जस्ट वांटेड टू हेल्प यू, क्योंकि जेएनयू का एक मोटिव भी कहीं ना कहीं ये है कि यहाँ के सीनियर्स आपको बाकी तरह के नहीं दिखेंगे। जब आप सीनियर से मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा कि अरे आप फ्रेंड से ही मिल रहे हैं करके। सो एक जो होता है ना कि हम साथ भी चले और अपने साथ वाले को भी साथ लेकर चलें, सो वी आर देयर। तो आपको शेयर करना है, आपको लाइक करना है, आपको कमेंट करना है, दैट इज़ ऑल अप टू यू। थैंक यू सो मच।